Hi everyone, good evening. How are you all? I hope all are doing great. तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हम कर रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो कि है हमारा रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि एक फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फर्म कैसे रजिस्टर्ड की जाती है, जो कि ऑप्शनल होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1932। इंग्लिश लॉ में ये मैंडेटरी है कि एक फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, बट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो हमने वो सीखा था कि एक फर्म को कैसे रजिस्टर्ड कराया जाता है, बट जो एक फर्म रजिस्टर्ड नहीं होते उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कुछ प्रिविलेज है जो फर्म को नहीं मिलती है। तो ये बेटर यही होता है कि रजिस्टर कराया जाए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिसोल्यूशन कैसे होता है, एक फर्म का एंड कैसे होता है। तो आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 3, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन। उसके बाद हम साथ के साथ हम अपना शुरू करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय ICAI मॉड्यूल। जो ICAI के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो हम इसके बाद करने वाले हैं हमारे तीनों यूनिट्स के। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज इसमें कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन, कॉन्सिक्वेंस मतलब एक पार्टनर के राइट एंड लायबिलिटीज़ क्या है आफ्टर द डिसोल्यूशन, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो एक फर्म है जो कि डिसॉल्व हो गई है, एक फर्म है जो कि क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, तो उसके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्ट ऑफ फर्म, एक्शन, एक्ट ऑफ फर्म एक्शन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक पार्टनर के क्या राइट और लाइबिलिटीज़ रहेंगे आफ्टर द डिसोल्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। पार्टनर की आफ्टर द डिसोल्यूशन क्या लाइबिलिटी रहेगी। सबसे पहली चीज़ की क्या है इसमें देखिए, सेक्शन 45 से 55 इट सीक्स प्रोटेक्ट करता है थर्ड पार्टी डीलिंग विद द फर्म हु हैड नो नोटिस प्रायर डिसोल्यूशन। देखिए सबसे पहली चीज़ कि डिसोल्यूशन के लिए जो भी फर्म डिसोल्यूशन में जा रही है, हो चुका है, उसको एक पब्लिक नोटिस देना होता है कि ये डिसॉल्व हो चुकी है, इस फर्म का एंड हो चुका है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ये प्रोटेक्ट करता है, किसको करता है, थर्ड पार्टी को करता है। प्रोटेक्ट किसको करता है, थर्ड पार्टी को करता है। किससे करता है, पार्टनर से करता है, फर्म के पार्टनर से करता है। जैसे एक एग्जाम्पल, पब्लिक नोटिस देना होता है फर्म को, फर्म के लिए ये मैंडेटरी है कि वो पब्लिक नोटिस दे। मान लो एक फर्म है, AB फर्म है, AB फर्म है जिसमें दो पार्टनर है A और B। इन्होंने नो पब्लिक नोटिस, फर्म क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है और कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। फर्म डिसॉल्व हो गई है और कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। अब B ने क्या किया, थर्ड पार्टी, B ने क्या किया, थर्ड पार्टी से क्रेडिट पे पैसे ले लिए, क्रेडिट पे पैसे ले लिए, लेट्स से 10 लाख एग्जाम्पल। तो अब उसने क्रेडिट पे ले लिया आफ्टर द डिसोल्यूशन, आफ्टर द डिसोल्यूशन, आफ्टर द डिसोल्यूशन उसने क्या ले लिए, पैसे ले लिए। तो क्या अब बी लाइबल है, डिसोल्यूशन तो हो ही गया, फर्म का एंड तो हो ही गया, क्या अब बी लाइबल है थर्ड पार्टी के लिए, क्या ए लाइबल है थर्ड पार्टी के लिए। दो पार्टनर है ना, बी ने पैसे लिए हैं, क्या ए लाइबल है, क्या बी लाइबल है, क्या दोनों ही लाइबल है, क्या दोनों ही लाइबल नहीं है। तो क्या लगता है आपको, कौन लाइबल है, या कोई भी लाइबल नहीं है। तो देखिए डिसोल्यूशन के लिए पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी होता है। अगर कोई फर्म पार्टनर उसके पब्लिक नोटिस नहीं देंगे और उसके बाद उनके कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो वो लाइबल होंगे, फर्म भी और उनके पार्टनर भी लाइबल होंगे टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी। अब इसमें थर्ड पार्टी को तो पता ही नहीं है कि वो फर्म बंद हो चुकी है, उसने क्रेडिट दे दिया फर्म के नाम पे और उसके बाद उसको पता चलता है फर्म बंद हो गई है, तो ऐसा थोड़ी कि वो अपना पैसा नहीं लेगा। तो इस केस में ए और बी लाइबल होंगे टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। तो यही हमारा फर्स्ट है, ये प्रोटेक्ट करता है थर्ड पार्टी को डीलिंग विद द फर्म जिनको कोई नोटिस का, नो नोटिस ऑफ प्रायर डिसोल्यूशन, जिनको पता ही नहीं है कि डिसोल्यूशन भी हुआ है या नहीं हुआ है।
क्लियर हुआ? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाइबिलिटी की, बात कर रहे हैं एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर द डिसोल्यूशन। जो डिसोल्यूशन के बाद लाइबिलिटी क्या होगी पार्टनर्स की, कोई भी एक्ट जो किया गया है उनके द्वारा। इट आल्सो सीक टू प्रोटेक्ट पार्टनर ऑफ इट डिजोल्व फ्रॉम लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। अब ये तो एक बात हो गई पब्लिक नोटिस की, पब्लिक नोटिस दे दिया, उसके बाद भी अगर ए कुछ ऐसा काम करता है जो कि थर्ड पार्टी के साथ कोई भी उधार लेता है, कुछ करता है आफ्टर द डिसोल्यूशन, तो बी लायबल नहीं होगा। उस काम के लिए जो ए ने कांड किया, बी उसका भुगतान नहीं करेगा। आफ्टर द पब्लिक नोटिस में पब्लिक नोटिस नहीं दिया था, इसलिए बोथ विल बी लायबल। पब्लिक नोटिस दे दिया है एग्जाम्पल कि, और उसके बाद अगर ए कोई पैसा लेता है, कोई देता है, मतलब कोई भी काम करता है, तो ए ही लायबल होगा, बी लायबल नहीं होगा। तो इसमें ये सेकंड पॉइंट यही कह रहा है, इट आल्सो सीक्स टू प्रोटेक्ट करता है पार्टनर को ऑफ ए डिसॉल्व फ्रॉम लायबिलिटी से टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। तो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की लायबिलिटी से भी वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? तो आपका ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्स एंड वाई हु कैरीड ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप फॉर सर्वर ईयर executed on December 1st a deed dissolve the partnership from the date but fail हो गए to give public notice of the dissolution on December 20 x sorry मित्रों, on December 20 in the firm name a certain sum of money from R who was ignorant of the dissolution. In such case Y also be would be liable the amount because no public notice was given. क्लियर हुआ? एनी डाउट? बोलो बोलो। यस, चले चले आगे, बोलो। चलिए, तो अब ये समझ आया कि पॉइंट है लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। हाउएवर देखिए अब ये क्या कह रहा है, कुछ एक्सेप्शंस है टू द रूल स्टेटेड इन द अबाउ एग्जाम्पल इवन वेयर नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन हैज़ नॉट बीन गिवन नो लाइबिलिटी फॉर द सब्सिक्वेंट इन केस ऑफ। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि अगर तुमने नोटिस नहीं भी दिया है तो इन लोगों की क्या नहीं होगी, लाइबिलिटी नहीं होगी जो गिवन है। अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया है तो इन लोगों की लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए कौन कौन है वो। एक तो डेथ, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसकी एक्सटेट लायबल नहीं होगी, प्रॉपर्टी आप उसका नहीं ले सकते हो। ठीक है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर डोरमेंट पार्टनर, ये एक्सेप्शंस है। तीनों के केस में अगर पब्लिक नोटिस नहीं भी दिया है तो इनको आप कुछ नहीं कह सकते हो। सबसे पहले डिजीज पार्टनर, एस्टेट ऑफ डिजीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है वो लायबल नहीं होगा थर्ड पार्टी के। भाई खुद इंसॉल्वेंट हो गया तो वो कहाँ से ही कुछ पैसे देगा। ए डोरमेंट पार्टनर मतलब स्लीपिंग पार्टनर, आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर यूनिट 2 में पढ़ा था कि एक स्लीपिंग पार्टनर होता है डोरमेंट पार्टनर, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसको थर्ड पार्टी जानती ही नहीं है कि वो फर्म में पार्टनर है भी या नहीं, तो वो भी लायबल नहीं होगा टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी। ए पार्टनर हु वॉज नॉट नोन एज ए पार्टनर टू द डीलिंग विद द फर्म, जिसको सामने वाले को पता ही नहीं है कि ये भी फर्म का पार्टनर है या नहीं, वो भी लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज राइट ऑफ लॉ। अभी हमने लाइबिलिटी पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। क्या राइट है आफ्टर डिसोल्यूशन? देखिए आफ्टर डिसोल्यूशन सबसे पहले जो पेमेंट की जाएगी, मान लो जो भी कोई फर्म के पास एसेट है तो 10 लाख की, जो भी डेट पे करने के बाद मान लो 5 लाख, तो ये 5 लाख क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो भी डेट लाइबिलिटीज़ है फर्म की उनको पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा, सरप्लस बचेगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, सभी पार्टनर्स में उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एवरी पार्टनर, या तो पार्टनर या उनके रिप्रेजेंटेटिव, या तो पार्टनर या उनके रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल एज अगेंस्ट ऑल द अदर पार्टनर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव to have property of the firm applied in payment of debt and liability of firm and to have surplus distribute among the partner and according their rights.
सबसे पहले हम क्या सेट ऑफ कर देंगे, जो भी डेट एंड लाइबिलिटीज़ है ऑफ द फर्म, उसकी पेमेंट के बाद जो सरप्लस बचेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर और देयर रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग देयर राइट्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो फर्म अप्लाई करेगी, पेमेंट के बाद जो डेट और लाइबिलिटीज़ की सरप्लस बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में अकॉर्डिंग देयर राइट्स, अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, आफ्टर द डिसोल्यूशन, मतलब जो डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप के लिए जो भी काम जरूरी है उनके लिए लाइबिलिटी अथॉरिटी उनकी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी पार्टनर्स की। After the dissolution of firm, the authority of each partner to bind the firm and the other mutual right and obligation of the partner continue notwithstanding the dissolution. Dissolve हो गया उसका कोई मतलब नहीं है. So far may be necessary to winding up the affair of the firm to complete transaction begin but unfurnished फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बट नॉट अदरवाइज. जो उन्होंने जो शुरू किया था वो ख़त्म नहीं हुआ है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप, वो उनका लाइबिलिटीज़ कंटिन्यू रहेंगी, अथॉरिटी कंटिन्यू रहेंगी आफ्टर द वाइंडिंग अप, आफ्टर द डिसोल्यूशन भी. देखिए नोट विथ स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन बेशक हो चुका है. सो फार एज मे बी नेसेसरी टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म एंड टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन बिगिन बट अनफिनिश्ड एट द, कुछ ट्रांजेक्शन जो फिनिश नहीं हुई है, स्टार्ट हो गई थी, तो वो उनके लिए उनकी अथॉरिटी क्या रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी. क्या रहेंगी उनके लिए उनकी अथॉरिटी कंटिन्यू रहेंगी. प्रोवाइडेड दैट फर्म को नो केस किसी पार्टनर हु हैज़ बिन एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका है फर्म उसको बाइंड नहीं कर सकती है. उसकी जैसे अभी हमने पढ़ा कि आफ्टर डिसोल्यूशन जो काम हमने शुरू किया था वो फिनिश नहीं हुआ, उनके लिए अथॉरिटी कंटिन्यू रहेगी पार्टनर्स की. बट कोई पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर है, एक सी पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसको हम नहीं कह सकते फर्म को कि उसकी अथॉरिटी कंटिन्यू रहेगी. इसकी लायबिलिटी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, इसकी लायबिलिटी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी. अब आता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट. मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट कैसे सेटलमेंट होता है. देखिए सबसे पहले मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर है. एग्जाम्पल, इनको कैपिटल लेके आनी है, लेट्स से 4 लाख 4 लाख 4 लाख और 4 लाख. बट अभी ये लेके आए हैं भाई साहब जी 3 लाख और ये लेके आए हैं 2 लाख. इन्होंने अपना सब दे दिया है कंप्लीट. तो अब इनका कितना पेंडिंग है आना, 2 लाख 1 लाख प्लस 3 लाख, टोटल 3 लाख पेंडिंग है आना उनका. ठीक है, तो जो कैपिटल उनको लेके आनी होती है स्टार्टिंग में, तो 2 पार्टनर्स कंप्लीट ले आए हैं, 2 3 और 2 लाए थे, तो 1 और 2 पेंडिंग है, तो टोटल 3 पेंडिंग है. सबसे पहले एट द डिसोल्यूशन के टाइम पे ये 3 लाख मंगवाई जाएगी. फिर जो कंपनी की एसेट है वो उनकी वैल्यू देखी जाएगी कि कंपनी की कितनी एसेट की वैल्यू है, लेट्स से 80 लाख. अब इसको डिवाइड किया जाएगा. सबसे पहले जो भी डेट लाइबिलिटीज़ है उनको पे किया जाएगा, डेट लाइबिलिटीज़ को पे किया जाएगा, लेट्स से जितना भी है. फिर उनकी कैपिटल को दिया जाएगा, पे किया जाएगा, और फिर जो सरप्लस बचेगा फिर उसको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के में. ठीक है, पहले थर्ड पार्टी की जो भी डेट लाइबिलिटी है वो पे किया जाएगा, फिर कैपिटल और फिर सरप्लस, ऐसे वो पे किया जाएगा. क्लियर है, यही सब इसमें गिवन है. तो लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल जो भी होगा पहले वो मंगवाई जाएंगी, और फिर पहले वो डेट को कंपनी में थर्ड पार्टी को पे किया जाएगा, फिर उनकी कैपिटल को दी जाएगी, और फिर जो डिवाइड बचेगा सरप्लस वो उनके प्रोपोर्शनेट में उनको डिवाइड किया जाएगा. क्लियर, एनी डाउट. चलिए मित्रों, अब आगे चलते हैं. हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेपरेट डेट. पेमेंट ऑफ फर्म डेट एंड सेपरेट डेट. देखिए फर्म का, एक तो फर्म का डेट होता है और एक पार्टनर का सेपरेट डेट होता है. अब हम 2 डेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. एक होता है फर्म डेट, एक होता है पार्टनर सेपरेट डेट.
तो उसकी अब कैसे पेमेंट होगी, जो फर्म के डेट की है उसकी कैसे पेमेंट होगी और जो पार्टनर डेट की है उसकी कैसे पेमेंट होगी, पहले समझते हैं फिर रीड करते हैं। अब है किसकी प्रॉपर्टी, फर्म प्रॉपर्टी, ये हम बात कर रहे हैं फर्म प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्म प्रॉपर्टी को पहले कैसे दिया जाएगा, पहले दिया जाएगा फर्म का डेट पे किया जाएगा, फर्म डेट, फिर उसके बाद पे किया जाएगा पार्टनर डेट। क्लियर, पहले फर्म का डेट पे किया जाएगा और उसके बाद पे किया जाएगा पार्टनर का डेट। फर्म की जो प्रॉपर्टी होगी पहले पे किया जाएगा उससे फर्म का डेट, फिर कुछ बचता है तो पार्टनर सेपरेट डेट। अब जो पार्टनर का सेपरेट डेट है पहले उसका किसका दिया जाएगा, पार्टनर सेपरेट डेट की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, यहां पर आएगी पार्टनर प्रॉपर्टी। अब इसको कैसे दिया जाएगा, पहले पार्टनर सेपरेट डेट, फिर फर्म डेट। समझ आया, यही सब उसमें गिवन है। देखिए फर्म एक होता है फर्म का डेट, ठीक है, जो फर्म की लायबिलिटी एक सेपरेट लायबिलिटी है पार्टनर की, तो उसको कैसे पे किया जाएगा हम यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। तो जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसको एसेट है उसको बेच के जो पहले पैसा आएगा उसे फर्म का जो डेट है वो पे करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या पे करेंगे, पार्टनर का डेट पे करेंगे। ऐसे ही एक पार्टनर का जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के जो पैसा आएगा पहले उससे पार्टनर सेपरेट डेट पे करेंगे और फिर फर्म का डेट पे करेंगे। देखिए अब इसको पढ़ लेते हैं। Where there are joint debt due from the firm, also separate debt due from any partner. Joint debt of the firm सबका एक है और सेपरेट सेपरेट डेट है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, शैल बी अप्लाइड इन फर्स्ट इंस्टेंट इन पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द फर्म। पहले क्या अप्लाई होगी, डेट ऑफ द फर्म। इफ देयर एनी सरप्लस बचता है देन ईच पार्टनर शैल बी अप्लाइड टू पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट और पेड टू, या तो उनके सेपरेट डेट पे किया जाएगा या उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई सरप्लस बचता है तो फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म का डेट, पार्टनर की प्रॉपर्टी से पहले पार्टनर का डेट। अब आता है सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर शैल बी अप्लाइड फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ हिज सेपरेट डेट एंड अगर सरप्लस बचता है तो डेट ऑफ द फर्म। बस जिसका जो प्रॉपर्टी पहले उसका पे कर दो और बचे तो दूसरे का पे कर दो। क्लियर, एनी डाउट, समझ आया। तो ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट आज यहाँ ख़त्म होता है, जो कि 15 से 20 मार्क्स का कवरेज रखता है। और पार्टनरशिप एक्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है, जो कि अच्छे से आप लोग कवर कर सकते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे ICI मॉड्यूल के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट ICI मॉड्यूल क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम करने वाले हैं हमारे पार्टनरशिप एक्ट यूनिट फर्स्ट, ठीक है, और जो कि है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से करने हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ICI के द्वारा जो कि पूछे गए हैं। द टर्म पार्टनरशिप हैज़ बिन डिफाइन अंडर, देखिए वैसे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक दो कुछ कुछ डेफिनेशन है वो हम देख सकते हैं कि वो किस में पूछी गई है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई है बच्चा सेक्शन 4 में, किस में दी गई है, सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 पार्टनरशिप डेफिनेशन किस में गिवन है, सेक्शन 4। अब हम पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, जर्नल नेचर ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, तो पहले एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कर ले थोड़ा सा। डेफिनेशन से ही सब कुछ आता है ना, कि मतलब पहले पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है पार्टनरशिप की, कि क्या होती है कि
जब कोई लोग मिलते हैं, ठीक है ना, तो वो एक बिजनेस को शुरू करते हैं, किसके लिए, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाद वो शेयर करते हैं प्रॉफिट को, जो बिजनेस सबके द्वारा चलाया जाता है या किसी एक पर्सन के, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल, जो जिनके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज़ का, शेयर करेंगे प्रॉफिट को, यही होता है ना पार्टनरशिप। तो चलिए, ए पार्टनरशिप फॉर विच नो पीरियड और ड्यूरेशन इज फिक्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज नॉन एज। तो आपने ये सब पढ़ा है, उसी में से ही सब पूछा जा रहा है, कोई अलग से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपने पढ़ा है सब उसी में से ही पूछा जाएगा। तो क्या होता है, पार्टनरशिप विच फॉर नो पीरियड और ड्यूरेशन इज फिक्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो क्या होती है, अनलिमिटेड पार्टनरशिप, हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, को ओनरशिप पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप एट विल। विल पार्टनरशिप जो हमने पढ़ी थी, देखिए पर्टिकुलर पढ़ी थी कि एक जो स्पेसिफिकली किसी एडवेंचर को करने के लिए बनाई जाती है, जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट मिल गया, फिक्स टर्म के लिए 2-3 साल के लिए जो बनाई गई है, फिक्स टर्म होता है। पार्टनरशिप एट विल होती है जिसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है, ठीक है, नो पीरियड ड्यूरेशन फिक्स की जाती है, कभी भी उसको बंद किया जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पार्टनरशिप इज, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एग्रीमेंट, बिजनेस टू कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। सब इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो या तो सबके द्वारा चलाया जाए या किसी एक के द्वारा चलाया जाए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। ए फर्म इज द नेम ऑफ, फर्म इज द नेम, फर्म किसका नाम है, पार्टनर्स, द माइनर, द बिजनेस अंडर विच द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, द कलेक्टिव नेम अंडर विच इट कैरीज ऑन, सबका कलेक्टिव नेम है जो विच इट कैरीज ऑन बिजनेस। वो बिजनेस कौन सा करना चाह रही है, उन सबका कलेक्टिव नेम क्या होता है, फर्म का नाम होता है। नेक्स्ट है आपका, ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन पर्टिकुलर वेंचर। आ ही क्या ना, देखा, जिसको याद करो वो आ ही जाते हैं। इन पर्टिकुलर वेंचर और अंडरटेकिंग इज नॉन एज, ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग इन पर्टिकुलर वेंचर और अंडरटेकिंग इज नॉन एज पर्टिकुलर वेंचर। लिमिटेड पार्टनरशिप बोलते हैं उसको, स्पेशल पार्टनरशिप बोलते हैं, जॉइंट वेंचर या पर्टिकुलर पार्टनरशिप, आई गया है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जो पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनाई गई है, किसी एक वेंचर के लिए बनाई गई है, उसको क्या बोला जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्री ऑल पार्टनर्स आर, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू कॉन्ट्री ऑल पार्टनर्स आर, कोई भी अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स आर क्या इंटाइटल है, नॉट एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट ही नहीं शेयर करेंगे, वाओ, entitled to share in capital ratio, entitled to share in proportionate to their ages, entitled to share profit equally। आया कुछ समझ, आया कुछ याद। अगर एग्रीमेंट है तो जो आपका एग्रीमेंट में मेंशन है आप उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को शेयर करेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सब में इक्वली शेयर होगा। ए पार्टनरशिप एट विल इज वन विच डज नॉट हैव एनी डीड, which does not have any partner, which does not provide for how long the business will continue, which can't be dissolved। बट अभी हमने यही पढ़ा है, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, जिसमें कोई फिक्स पीरियड ड्यूरेशन नहीं होती है, which does not provide how long the business will continue। ठीक है ना, समझ आ रहे हैं ना, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन है, जो आपने पढ़ा है सब उसी में से ही पूछा जाने वाला है। थोड़ा बहुत घुमा के पूछ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, अगर अच्छे से आपने सब किया है तो इसके अदर देन कुछ और नहीं पूछा जाएगा। वट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप के लिए इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल द पार्टनर पर्सन कंसर्न, द एग्रीमेंट मस्ट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। अभी हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन रिवाइज की थी, याद कर लेना उसको बच्चों। एक एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ठीक है,
The agreement must be the share the profit. Okay, the business must start within 6 months from the date of agreement. The business must be carried on by all or acting of well. अब आपको पता है एसेंशियल क्या है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, सबके द्वारा चलाया जाना चाहिए, बट विद इन 6 मंथ्स का तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, तो इसका आंसर आएगा सी. पार्टनरशिप इज ए रिलेशन विच अराइज फ्रॉम, कैसे आती है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय एग्रीमेंट, स्टेटस, एलिमिनिटी. कैसे आती है, बाय एग्रीमेंट. एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स तो आती है, ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं होता है, खुद से नहीं, एग्रीमेंट से. विच इज़ नॉट ए करेक्टराइज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. अब आपको करेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए पार्टनरशिप की, तभी बता सकते हो कि कौन सी इनमें से नहीं है. आप एग्जाम में ये याद रखना कि पहले अगर सिर्फ ये देख लिया करेक्टरिस्टिक्स बतानी है, अब पूछा क्या पूछा गया वो जरूर ध्यान देना. विच इज़ नॉट पूछा गया है कि विच इज़ यस पूछा गया है, वो आपको देखना है. परपेचुअल सक्सेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. अब हम बात कर रहे हैं विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो जो परपेचुअल सक्सेशन है ना, वो पार्टनरशिप की नहीं, वो किसकी है, कंपनी की है, वो जो चलती रहती है. अगर पार्टनर सारे चले गए तो वो क्या होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, एंड हो जाएगी. परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म का. सिलेक्ट द ओड वन, select the odd one out of the available option for the entitlement of partners in profit only. अब partners in profit only का हमें क्या बताना है, odd one, मतलब जो इससे मिलता नहीं है वो बताना है. He is entitled to share the profit, ये तो मिल रहा है. He is liable for the losses of the firm, he is not liable losses of the firm means profit के लिए liable है, ये भी मिल रहा है. He is liable to the third party of the act only profit of the firm, तो कौन सा नहीं मिल रहा है, तो आंसर इज बी, क्योंकि वो लाइबल फॉर द लॉसेज ऑफ द फर्म. अब यहाँ पे बात करें पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो इससे नहीं मिलता है, ओड वन, तो आंसर इज बी. मिस्टर पवन इज नॉमिनल पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, सो ही. मिस्टर पवन इज नॉमिनल पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, सो ही. एक अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, तभी तो आप बता सकते हैं. अगर आपको यही नहीं पता है कि नॉमिनल पार्टनर क्या होते हैं तो आप कैसे बताएंगे. नॉमिनल पार्टनर क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जो अपना नाम क्या करते हैं, कंपनी को लेंड करते हैं, देते हैं कंपनी को, उसके बदले में क्या लेते हैं, एक फिक्स अमाउंट लेते हैं. नॉमिनल पार्टनर सिर्फ एक नाम देते हैं और एक वो फिक्स अमाउंट लेते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं लेते हैं, एक फिक्स अमाउंट लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फर्म है, मैंने श्रद्धा कपूर से बोला कि मैम प्लीज़ आप आइए और मेरी फर्म में अपना नाम दे दीजिए. अब किसी को और बाहर पब्लिक को पता लगता है कि मेरी फर्म में श्रद्धा कपूर क्या है, पार्टनर है, तो वो एक ब्रांड हो जाता है ना कि ओ फिर तो कुछ तो बात होगी. तो हम एक बस वो अपना नाम देते हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उसके बदले में वो एक फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं, कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर. इन द पार्टनरशिप, सो ही is not entitled to share the profit. Entitled to share the profit can take part in conduct of business. He is not liable to third party for the act of the. Not entitled to share the profit क्योंकि they receive fixed amount of profit, मतलब एक पहले ही स्टार्टिंग में ही फिक्स अमाउंट डिसाइड कर दिया जाता है, वो उनको दिया जाता है. When partnership entered into for a fixed term is continued after the expiry of such term, इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज हैविंग बिकम ए. जब पार्टनरशिप को फिक्स टर्म के लिए बनाया गया है वो तो फिक्स टर्म पार्टनरशिप हो गई है, ठीक है. अब उसके बाद भी ये हो सकता है कि वो कंटिन्यू करे. लेट्स एग्जांपल, एक पार्टनरशिप फर्म को बनाया गया है 3 ईयर्स के लिए, वो ईयर क्या हो गए, ख़त्म हो गए, तो क्या उसके बाद भी हमने पार्टनरशिप को क्या किया है, कंटिन्यू किया है. क्या किया है, कंटिन्यू किया है, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप एट विल, ठीक है. जब जो टर्म ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी अगर पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल. समझ आ रहा है, या सब ऊपर से जा रहा है, आ रहा है ना समझ, यही हो ना, सब आप ध्यान दे रहे हो ना, साथ साथ लिख रहे हो ना. पार्टनरशिप एट विल. अब नेक्स्ट इज मिस्टर समर्थ रिटायर हो जाते हैं फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस and his name continued to be used on letterhead Mr. Samarth in case of repayment of loan to credit. Mr. Samarth is liable as partner, not liable as partner, responsible, liable as a retiring partner. सोचिए आप जब तक
अब ये बोल रहा है मिस्टर समर्थ है जो रिटायर हो जाते हैं, पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं, तो क्या वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल कैसे होंगे या लाइबल नहीं होंगे? लाइबल एज पार्टनर, नॉट लाइबल एज पार्टनर, रिस्पॉन्सिबल लाइबल एज रिटायरिंग पार्टनर। देखिए, जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है। पब्लिक को पता होना चाहिए कि अब वो रिटायर हो चुका है। अगर तुम नहीं देते हो तो तुम थर्ड पार्टी के लिए एज अ पार्टनर क्या रहोगे? लाइबल रहोगे। डोरमेंट पार्टनर ऑफ द फर्म इज, डोरमेंट पार्टनर कौन सा होता है? स्लीपिंग पार्टनर, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। नोट रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस, नोट लाइबल टू थर्ड पार्टी, डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। उसको जो डोरमेंट पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, उसको नोटिस देना जरूरी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको थर्ड पार्टी जानती ही नहीं है कि ये पार्टनर है भी नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर है वो फर्म का, तो उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो नोटिस दे ना दे, थर्ड पार्टी उनको जानती ही नहीं है। तो इसलिए कि उनके केस में मैंडेटरी नहीं है, अदरवाइज वो मैंडेटरी है पब्लिक नोटिस देना। अगर नहीं दोगे तो आप लाइबल रहोगे टुवर्ड्स द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी। ये आपके सारे आंसर्स हैं। आई होप सबको ये सब क्लियर हो गए हैं 15, और ये पूरा का पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो गया है साथ के साथ। अब आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट है, आप पढ़ते हैं सर, मिस्टर एक्स यू एंड मिस्टर वाई यू, मिस्टर एक्स एंड वाई कर लेते हैं, आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, चलिए एक पार्टनरशिप फर्म बना ही लेते हैं। फर्म है ये हमारी, इसमें मिस्टर एक्स और वाई क्या है? पार्टनर है, दो पार्टनर है। मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस एम एन एम्प्लॉई एज इज पार्टनर टू जड, एम रिमेन साइलेंट। देखिए, आपने एक पार्टनरशिप पढ़ा था यूनिट फर्स्ट में, अभी हम पहले वो समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। आपने कि टॉपिक किया था पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट या पार्टनरशिप बाय एक्सटॉपल जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल लिया, एक एक्स है, ठीक है, एक जेड है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यहाँ पर जेड है। एक्स ने जेड को कॉल किया गुड्स की डिलीवरी के लिए, गुड्स की डिलीवरी के लिए कॉल किया, ठीक है, बट जेड ने उसको वो देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जेड ने देने से मना कर दिया, ठीक है। अब एक कॉमन फ्रेंड है इनका एम, जो कि इस फर्म में, ये एक फर्म है जिसमें इस फर्म में मैनेजर है, बट इनका फ्रेंड भी है, पार्टनर नहीं है, ठीक है। जो जेड का भी फ्रेंड है और एक्स का भी फ्रेंड है, तो एक्स और एम जाते हैं अब जेड के पास गुड्स के लिए, उसने मना कर दिया था फ़ोन पे। अब जेड जैसे ही एम को देखता है बोलता है, अरे भाई आप यहाँ कैसे? तब एक्स बोलता है, अरे यही तो पार्टनर है मेरा, मैंने गुड्स के लिए, तो अच्छा आपका ये पार्टनर है। तो उसको ट्रस्ट हो गया कि भाई हाँ, अब तो पैसे कहीं डूबेंगे नहीं, ये मेरा दोस्त है। तब एम ने कहा, कुछ कहा ही नहीं, साइलेंट रहा। जब उसने बोला यही तो मेरा पार्टनर है, और उसने, अच्छा ये आपका पार्टनर है, उसने उस पर ट्रस्ट करके गुड्स को दे दिया। अब उसने उस पर ट्रस्ट करके गुड्स को दे दिया। एम देखता रहा, कुछ नहीं कहा, उसने ना हाँ किया ना मना किया, मतलब मना ही नहीं किया कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, गुड्स मत दो या कुछ भी है। तो इस केस में अगर एक्स उसको बाद में रुपए देने से डिनाई कर देता है या नहीं पे कर पाता है, क्या एम लाइबल होगा? क्या एम लाइबल होगा टुवर्ड्स अ जेड? तो ये पूरा केस है आपका। देखिए, एज हिज पार्टनर टू जेड, एम रिमेन्स ए पार्टनरशिप फर्म है, एम एक्स जो है इंट्रोड्यूस करता है एम को एम्प्लॉय एज इज पार्टनर टू जेड, एम साइलेंट रहता है, जेड ए ट्रेडर बिलीव करता है एम एज ए पार्टनर एंड सप्लाई कर देता है क्या 50 लैपटॉप टू द फर्म ऑन क्रेडिट, उस पर विश्वास करके 50 लैपटॉप दे देता है उधारी पर। आफ्टर एक्सपायरी हो जाती है क्रेडिट पीरियड, जेड क्या है, पे नहीं करता है अमाउंट ऑफ द लैपटॉप टू सोल्ड टू पार्टनरशिप फर्म। जेड फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट एक्स एंड एम फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस, डज एम इज लाइबल फॉर सच पर्पज? क्या लाइबल होगा? आपको क्या लगता होगा? यस, लाइबल होगा, क्योंकि उससे वो साइलेंट रहा, उसने नहीं बोला, या तो वो बोलता, अगर अब उसको इंट्रोड्यूस किया गया सामने वाली पार्टी को एज अ पार्टनर, तो वो इस केस में लाइबल होगा। इसको बोलते हैं
पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट या पार्टनरशिप एज बाय एक्सट्रोपल। ठीक है, अब देखिए एज पर सेक्शन 28 पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट इज आल्सो नोन एज पार्टनरशिप बाय एक्सट्रोपल वेयर ए मैन, वहाँ पर एक मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज ए पार्टनर और अलाउ करता है दूसरी पार्टी को, ही इज देन स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द करेक्टर ही हैज अज्यूम्ड अपॉन द फेथ विच क्रेडिटर प्रज्यूम टू एक्ट। मतलब जो वो डिनाई नहीं करता है, ठीक है, और वो मान लेता है, तो सामने वाली पार्टी प्रज्यूम कर लेती है कि वो क्या है, पार्टनर है। ए पर्सन में हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट हैव इंड्यूस अदर टू बिलीव दैट ही इज पार्टनर और ही मे हैव allowed other to represent him as a partner. The result in both cases is identical. In the given case, am the manager also liable for the price because he becomes a partner by holding out as per section of Indian Partnership Act 1932. अकॉर्डिंग ये सेक्शन आपका सेक्शन मत याद करो, बस ये कि पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट के अकॉर्डिंग वो क्या बन जाता है, पार्टनर, तो वो भी लाइबल होगा क्योंकि उसने डिनाई नहीं किया, वो चुपचाप खड़ा रहा। तो भाई अब चुप्पी तो तोड़नी पड़ेगी, है ना। तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा टुवर्ड्स अ थर्ड पार्टी। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा मिस्टर लूसी वाहिल ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, टेकन केयर ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड को कैसे बनाया जाएगा, कौन से पॉइंट्स है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या क्या इंक्लूड की जाएगी। अब आप जो भी देखिए पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या क्या है। पार्टनरशिप नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड रिटर्न में भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। अगर रिटर्न में है तो वेरियस टर्म एंड कंडीशन उसमें दी जाएगी। पार्टनरशिप डीड रीजनेबल केयर और ड्राफ्ट के साथ ड्राफ्ट की जाएगी विद, अगर स्टैम्प ड्यूटी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, नहीं है तो स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाएगी। और उसमें क्या क्या आएंगे, नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर ऑफ द फर्म, बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, सब इसमें दिए जाएंगे। नेम ऑफ फर्म, पार्टनर्स, नेचर, प्लेस, डेट ऑफ कमिटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, rate of interest, provision for settlement of account, provision for salaries, for provision for expulsion of partner in case of a gross breach of duty and fraud। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पार्टनरशिप डीड के लिए बनाने के लिए क्या क्या देखना है और वो कैसे क्या क्या मैटर्स उसमें आएंगे। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज़ नहीं की जाएगी। एक रीजनेबल मस्ट बी रिटन और फॉर्म्ड वर्बली बनाई जाएगी। और पार्टनरशिप डीड शुड बी क्राफ्ट की जाएगी केयर एंड स्टैम्प के साथ। मतलब स्टैम्प ड्यूटी लगेगी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो इन द इंडियन स्टैम्प एक्ट, अगर है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, और ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाएगी। क्लियर। तो हमारी यूनिट फर्स्ट जो ICI मॉड्यूल क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो खत्म हुए। अभी हम करने वाले हैं साथ के साथ कुछ क्वेश्चन ऑफ यूनिट सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यूनिट सेकंड। अभी आपका फर्स्ट यूनिट क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट रिवाइज भी हो गई है साथ के साथ, जो हमने फर्स्ट में किया था। अब सेकंड यूनिट है रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, वो भी अब ये इन क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट आपकी रिवाइज भी हो जाएगी। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ए पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड। कब किया जा सकता है, आपने पढ़ा था कि पार्टनर को हम एक्सपेल कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं, जब ये कुछ पूछा जाए ना तो सब सोचो कि गुड फेथ में हो, ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है ना, सारे पार्टनर्स ही मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स उस पर एग्री करे, तभी उसको एक्सपेल किया जा सकता है। ए पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड, सच एक्सपेल्शन इज इन, किस में होना चाहिए, गुड फेथ। द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर डज नॉट एग्री, द expelled partner is given opportunity to start a new business, compensation is paid। नो, ये कोई भी नहीं आएगा, गुड फेथ में होना चाहिए। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ पार्टनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट, एक अगर नोट द राइट ऑफ पार्टनर विच ही कांट क्लेम एज मैटर ऑफ
राइट। अब देखिए राइट ऑफ पार्टनर कौन सा इनमें से नहीं है? राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, राइट टू हैव एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू रिसीव रेमुनेशन। एक पार्टनर का वो राइट होता है, क्या क्या राइट होता है? कि वो बिजनेस में पार्ट ले सकता है, कि वो एसेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट, वो राइट टू शेयर प्रॉफिट उसका पार्ट होता है, बट वो राइट टू रिसीव रेमुनेशन उसका कोई राइट नहीं होता है। Which of the following act are not included in the implied authority of partner? अब ये पता होना चाहिए व्हाट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी, तभी तो हम करेंगे कि कौन सा एक्ट नहीं इंक्लूड होता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी वो होती है जो एक पार्टनर करता है, जो कि फर्म पे बाइंड होते हैं, फर्म को बढ़ाने के लिए, फर्म के प्रॉफिट के लिए कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है, बट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो पार्टनर नहीं ले सकता है। इम्प्लाइड अथॉरिटी में कुछ 10-12 आपके गिवन है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप पार्टनर नहीं बन सकता है पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स गिवन है जहाँ पर वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं काउंट होते। उनके अलावा वो कुछ ऐसा काम करे कि वो फर्म के बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है, तो वो फर्म पर बाइंड होता है। कोई ऐसा डिसीजन पार्टनर के द्वारा लिया जाता है जो फर्म के लिए अच्छा है, तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है। बट कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती है। टू बाय और सेल द गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनर, टू बोरो मनी फॉर द पर्पज ऑफ फर्म, टू एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, टू अंगेज द लेयर और टू डिफेंड। इम्प्लाइड अथॉरिटी में 10-12 पॉइंट्स है जो आपको लर्न करना है डायरेक्ट, उनके अलावा वो सब कर सकता है, वो नहीं कर सकता। उनमें से एक है एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक प्लेस इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? देखिए फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? जब भी कोई पार्टनर, एक होता है कि डिसोल्यूशन होना, एक होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन होना। जब सारे पार्टनर्स में छोड़ के जा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, फर्म का डिसोल्व हो जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपेल्शन, कोई पार्टनर को नया पार्टनर एडमिट हुआ है, फर्म में ज्वाइन किया, तो फर्म को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। उनकी कैसे शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, क्या राइट रहेंगे उसके, क्या लाइबिलिटीज़ रहेंगी, सब। अब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी को एक्सपेल किया जाता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। द रिकॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, यस। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, yes. Expulsion of death of partner, yes. All of above, yes. Answer is all of the above. A new partner can be admitted in the firm with the consent of, किसकी कंसेंट से आ सकता है न्यू पार्टनर? मतलब आंसर्स देखने की जरूरत ही नहीं है अगर चैप्टर अच्छे से किया है तो। ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, है ना। कोई नया पार्टनर, मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी नहीं, एक्सपेल के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर है, बट कोई पार्टनर आएगा तो सबकी कंसेंट की जरूरत है। ऑल द पार्टनर, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, न्यू पार्टनर ओनली नहीं, ऑल द पार्टनर्स, सबकी पार्टनर्स की हाँ होनी जरूरी है। ए पार्टनर में बी एक्सपेल, ए पार्टनर को एक्सपेल किया जाता है फ्रॉम द फर्म on the fulfillment of the condition that our expulsion power is exercised, जो कि अभी हमने पढ़ी थी कैसे मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी इन गुड फेथ, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, है ना। एक एक्सप्रेस क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एज गिवन बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर इन एब्सोल्यूट गुड फेथ, ऑल ऑफ द अबाउ। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ। क्लियर? एनी डाउट? सब पढ़ा है, कुछ नया नहीं है, तो बस वही सब आने वाला है जो आपने सब पढ़ा है। ए माइनर इज, माइनर कौन होता है? एक माइनर का हमने पूरा टॉपिक पढ़ा था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइनर का। माइनर कौन होता है? माइनर क्या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? एक माइनर क्या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि माइनर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एक पार्टनरशिप फर्म के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, जो कि माइनर नहीं कर सकता है। तो बट माइनर का क्या हो सकता है? बेनिफिट हो सकता है, प्रॉफिट शेयर हो सकता है, प्रॉफिट में बेनिफिट हो सकता है। ए पार्टनर इन फर्म, नो। ए रिप्रेजेंटेटिव, एंटाइटल्ड टू कैरी ऑन द बिजनेस, एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ द फर्म। इफ ए पार्टनर कमिट फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ही शैल इंडिमनिफाई द फर्म। अगर ए पार्टनर कमिट करता है फ्रॉड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो ही शैल इंडिमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस
caused to his by his fraud, he is not liable to the firm, he is liable to partners, he is liable to the third party. क्या नहीं होगा? थर्ड पार्टी के लिए होगा, क्या होगा? जो फर्म को उसकी वजह से लॉस हुआ है तो वो लॉस की क्या करेगा? भरपाई करेगा. ही शैल इंडिमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय इट्स फ्रॉड. पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. पार्टनर्स की ड्यूटी है वो कैरी करे कैसे? टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. For the welfare of the society, no. For the advantage of the family member, no. For the earning personal profit, no. For the greatest common advantage. The liability of a minor partner is limited to the extent of. The liability of a minor partner की जो liability है वो कहाँ तक extend है? जितना उसका हिस्सा है. His share in the firm. His personal asset, his share in the firm as well as personal asset, he is not liable. Liable है but जितना उसका हिस्सा है. The authority of a partner to bind the firm for his act as contained in 19 Partnership Act is known as. The authority of a partner to bind the firm. जो फर्म को बाइंड करती है वो कौन सी अथॉरिटी है? इम्प्लाइड अथॉरिटी. पार्टनर की वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है जो वो कुछ ऐसा डिसीजन लेता है वो किस पे बाइंड होगा? फर्म के ऊपर ऑटोमेटिक बाइंड होगा. विच आर द मैटर्स दैट रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स? Admission of partner, transfer by a partner of his interest in the partner, fundamental change in the nature of business, all of the above. सभी में ही यूनानिमस कंसेंट की ज़रूरत होती है. all of the above. ठीक है. नेक्स्ट है आपका फॉर एडमिटिंग ए माइनर इनटू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड. फॉर एडमिटिंग ए माइनर को बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप में क्या रिक्वायर्ड होता है? कंसेंट ऑफ माइनर गार्जियन? नो. कंसेंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म? नो. कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. जब माइनर को बेनिफिट के लिए अपॉइंट किया जाता है तो सभी पार्टनर्स की हाँ होना जरूरी है. अगर कोई भी पार्टनर बोल देता है कि माइनर नहीं आएगा बेनिफिट के लिए तो वो नहीं आ सकता है. सबकी कंसेंट होगी, सबकी हाँ होगी तभी माइनर ज्वाइन कर सकता है. द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर ऑफ द फर्म डज एम्पावर हिम टू ओपन ए बैंक अकाउंट? नहीं. एम्प्लाइड अथॉरिटी है वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है. Enter into partnership on behalf of the firm, acquire immovable property on behalf of the firm, act expressing or implying an intention to bind the firm. देखिए, implied authority of partner of the firm does empower him to. क्या एम्पावर करती है? बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए? नहीं. पार्टनरशिप में ऑन बिहाफ ऑफ? नहीं. इमूवेबल प्रॉपर्टी? नहीं. एक्सप्रेस और इम्प्लाइंग एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म. Clear? In case of transfer of share in a partnership firm by one partner to any third party, give such party entitled to interfere with the conduct of the business. क्या पूछा? इन केस ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ शेयर. अगर अच्छा ट्रांसफर किए हैं इन ए पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनर ने किसी और को गिव सच थर्ड पार्टी एंटाइटलमेंट, interfere with the conduct of the business, to require account, to receive the share of the profit transferring as agreed by the partner. देखिए ए और बी पार्टनर है. अगर ए अपना शेयर किसी को ट्रांसफ़र कर देता है तो वो क्या कर सकता है? डिसोल्यूशन के टाइम पे वो बुक्स ऑफ अकाउंट एसेस कर सकता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है. बट एट द टाइम ऑफ जब पार्टनरशिप चल रही है ना वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्ट नहीं ले सकता है, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट एसेस नहीं कर सकता है. तो वो सब नहीं कर सकता है. वो उसको क्या मिलेगा? रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर एज एग्रीड बाय पार्टनर. बस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वो कर सकता है बट जब चल रही है फर्म वो नहीं कर सकता है. तो ये आपका यूनिट 2 आपके 1 मार्क क्वेश्चन ख़त्म होते हैं. सारे आंसर्स गिवन हैं, कर सकते हैं इजीली. तो चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मोड बाय विच ए पार्टनर मे ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म in favor of another person under the Indian Partnership Act. What are the right of such a transfer?
स्टेट द मोड बाय विच ए पार्टनर में ट्रांसफर कर सकता है हिज इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। देखिए सबसे पहली चीज़, क्या वो ट्रांसफ़र कर सकता है? यस, ट्रांसफरेबल होता है। कोई भी ए बी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ए बी है, ए अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। बट जब वो ट्रांसफ़र करता है तो उसके पास कुछ राइट्स नहीं होते हैं जो ओरिजिनल पार्टनर्स के पास होते हैं, ए और बी। और यहाँ पे आया सी, ए ट्रांसफ़र कर रहा है अपना शेयर सी को, बट जो राइट इसके पास थे, जो राइट इसके पास है, वो राइट अब सी को नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो राइट जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट एसेस करने का, ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, अब ये राइट इसके पास नहीं होंगे। जो इसका हिस्सा था वो उसको मिलेगा, उसका शेयर जो है वो प्रॉफिट वो मिलेगा, बट ये नहीं कर सकता। बट डिसोल्यूशन के टाइम पे वो सब उसको वो कर सकता है। देखिए एक शेयर जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी। बट एज ए पार्टनरशिप रिलेशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, द असाइनी ऑफ ए पार्टनर इंटरेस्ट बाय सेल मॉर्गेज अदरवाइज कांट इंजॉय द सेम राइट प्रिविलेज एज ओरिजिनल पार्टनर। बट उनको वो सेम राइट नहीं मिलेंगे जो ओरिजिनल पार्टनर के होते हैं। द राइट ऑफ सच ट्रांसफर आर एज फॉलो। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन की बात हो रही है और पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप जब चल रही है वो नोट एंटाइटल क्या नहीं है टू इंटरफेयर विद द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, टू रिक्वायर अकाउंट, टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ द फर्म। जो ओरिजिनल पार्टनर के पास ये राइट्स है, अब वो जो ट्रांसफरी पार्टनर है उसको ये नहीं मिलेंगे जब पार्टनरशिप फर्म क्या है? कंटिन्यूएंस है। ही इज ओनली एंटाइटल टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। क्या मिलेगा उसको? बस शेयर ऑफ द प्रॉफिट। He is bound to accept the profit as agreed by the partner. He can't challenge the accounts. वो नहीं बोल सकता मेरे को दिखाओ भाई तुम कुछ घपला कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो, वो सब नहीं बोल सकता है। ऑन द डिसोल्यूशन अब बात करते हैं। दो पॉइंट्स है इसमें, एक तो कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा है डिसोल्यूशन। द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप ट्रांसफरिंग पार्टनर विल बी एंटाइटल टू रिसीव, एक तो शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, for the purpose of ascertaining and he is entitled to account date of dissolution। उस टाइम पे वो अकाउंट्स को क्या कर सकता है? एसेस कर सकता है। अब ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपना हिस्सा जब तक बाकी सब पार्टनर्स की क्या ना हो? कंसेंट ना हो। A partner can't, by transferring his own interest, make anybody else a partner in his place unless the other partner agree to accept that person as a partner. At the same time, partner is not debarred from transferring. A partner interest in the partnership can be regarded as an existing interest and tangible property which can be assigned. क्लियर हुआ? समझ आया? कोई भी डाउट? ईजी है तो चलिए अब हम हमारी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट जो हमारे पेंडिंग है क्वेश्चंस के साथ। यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए एंजॉय योर डे, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।